नमस्कार। मैं सर्वेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय, कोरबा, छत्तीसगढ़। मैं अटल बिहारी विश्वविद्यालय के अंतर्गत राजनीति विज्ञान स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए 4th सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र स्थानीय स्वशासन के विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ। स्थानीय स्वशासन को सामान्य भाषा में पंचायती राज के नाम से भी जाना जाता है। तो अपने इस वीडियो में मैं भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास के बारे में चर्चा करूंगा और ये बताने का प्रयास करूंगा कि यह विचार कैसे कैसे जो आज पंचायती राज का स्वरूप हमें दिखाई देता है वर्तमान में, यह अपने इस स्वरूप में कैसे पहुंचा। तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इस विषय को हम सामान्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, भारत की आज़ादी से पहला का कालखंड और दूसरा आज़ादी के बाद का कालखंड। वैसे विचारक या अध्ययनकर्ता इसे अध्ययन की सुविधा के हिसाब से ब्रिटिश काल से पहले, ब्रिटिश काल में तथा स्वतंत्र भारत में स्थानीय स्वशासन का स्वरूप कैसा रहा है, इसके विषय में चर्चा करते रहें। लेकिन चूँकि हम एक मोटे रूप में अध्ययन कर रहे हैं तो इसको हम दो ही भागों में डिवाइड करेंगे, एक स्वतंत्रता से पहले और एक स्वतंत्रता के बाद। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इससे पहले मैं बोल दूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। चलिए तो हम शुरू करते हैं अपना अध्ययन। भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास। तो हम पहले भाग को लेते हैं, स्वतंत्रता से पहले भारत में स्थानीय स्वशासन का क्या स्वरूप था और वो कैसे आगे बढ़ा। तो यहाँ हमें बता दें कि अगर भारतीय इतिहास का या धर्म ग्रंथों का हम अगर देखें, या भारतीय इतिहास का जो भी पाठ्यक्रम या हमारे पास लिटरेचर मौजूद है उसमें हम अगर देखें तो ये बहुत पुराना है। बहुत लंबे समय से स्थानीय स्वशासन किन्हीं न किन्हीं स्वरूपों में, छोटे कम या ज़्यादा मात्रा में हमेशा से रहा है। और इसके लक्षण हमें मौर्य काल से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। कुछ रूपों में अशोक के कालखंड में भी ये रहा है। और स्थानीय स्वशासन अशोक के कालखंड में भी छोटी छोटी इकाइयों के रूप में एक दूसरे रूप में गठित किया गया था। लेकिन मोटे रूप में स्थानीय स्वशासन का जो स्वरूप हमें नजर आता है, एक संगठित स्वरूप, वो चोल काल में नजर आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चोल काल स्थानीय स्वशासन का एक बेहतर उदाहरण माना जा सकता है। अगर भारतीय धर्म ग्रंथों का हम बात करें तो 220 ऋग्वेद में स्थानीय शासन के लक्षण हमें नजर आते हैं, जहाँ पर विशेष परिस्थितियों में जो स्थानीय इकाइयाँ होती थी उनको शासक या दूसरे रूप में कहें तो राजा या अपना नेतृत्वकर्ता चुनने की आज़ादी या अधिकार प्राप्त था। तो ये चीज़ें हैं, इतिहास में हमें इन रूपों में ये नज़र आता है। अगर स्थानीय स्वशासन का अभिप्राय या अर्थ को हम देखें तो हम कह सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन राज व्यवस्था के सबसे निचले स्तर, जिसको समाज या समाज की इकाई, जो राज्य की सबसे छोटी इकाई है समाज, उसमें राज व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना तथा लोगों को अपनी समस्या स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाना, ये स्थानीय स्वशासन है। अर्थात सबसे निचले राज्य की इकाई जो कि समाज माना जाता है या व्यक्ति भी कह सकते हैं, तो व्यक्ति के स्तर पर उसको इतना सक्षम बनाना
कि वो शासन के कार्यों में अपनी सहभागिता दे सके, पार्टिसिपेशन के द्वारा या रचनात्मक भागीदारी, या वो अपने आप में इतना सक्षम बन सके कि वो नेतृत्व कर सके। इस रूप में इसको हम ले सकते हैं। स्थानीय स्वशासन की जो मूल परिकल्पना है वो विकेंद्रीकरण पर आधारित है। सामान्य रूप से शासन सत्ता जो होती है वो दो रूपों में होती है, या तो उसका स्वरूप केंद्रीकृत होता है या उसका स्वरूप विकेंद्रीकृत होता है। तो स्थानीय स्वशासन की जो परिकल्पना है वो विकेंद्रीकरण पर आधारित है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो हम ये मान सकते हैं कि भारत में अंग्रेज़ों के आने के बाद जैसे जैसे उनका आधिपत्य या उनका साम्राज्य बढ़ता गया या उनका क्षेत्रफल अध्ययन बढ़ता गया, उनका प्रभावशीलता उनकी बढ़ती गई, तो 1793 में चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश शासन ने 3 प्रेसिडेंसियों का निर्माण किया। प्रेसिडेंसी का अभिप्राय आप लगा सकते हैं कि उनका मुख्यालय, जहाँ से वो अपनी गतिविधियों को संचालित करेंगे मोटे रूप में, वो प्रेसिडेंसियाँ थी बंगाल, मुंबई और मद्रास। ये पहली बार था जब संगठित रूप से ब्रिटिश सरकार ने प्रेसिडेंसियों को गठित किया अपने कार्य गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए। फिर आगे चल के 1842 में बंगाल अधिनियम के द्वारा प्रेसिडेंसियों का जो अधिकार क्षेत्र था उसका विस्तार किया गया। पहले रूप में क्या होता था कि जो 1793 का चार्टर था उसके अंतर्गत ये जो मुख्यालय थे वो मुख्यालय के क्षेत्राधिकार में ही वो समितियाँ उनका क्षेत्र कार्य करता था। लेकिन बंगाल अधिनियम के द्वारा 1842 में ये उस अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके जो और लोग हैं या और इलाके हैं उनमें भी कार्य करने की बात कही गई। और फिर आगे चल के 1864 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा पहली बार स्थानीय स्वशासन को मान्यता दी गई। ब्रिटिश सरकार ने इस अधिनियम के द्वारा 1864 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन को इकाई के रूप में मान्यता दी। फिर आगे चल के 1870 में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मायो ने सत्ता के विकेंद्रीकरण करने के लिए शहरी नगर पालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा शुरू की तथा पंचायतों को कार्यात्मक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की। ये पहली बार था जब किसी दूसरी इकाई को जो अंग्रेज सत्ता से बाहर थी उसको कोई किसी भी प्रकार का अधिकार दिया गया हो। फिर 1870 में बंगाल चौकीदार अधिनियम आया जिसके द्वारा पारंपरिक ग्राम पंचायती प्रणाली की शुरुआत की गई और इस अधिनियम के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को गांव को मनोनीत सदस्यों की पंचायत स्थापित करने के लिए सशक्त किया गया या उसको अधिकार दिया गया। फिर सबसे महत्वपूर्ण हुए 1882 का रिपन रेगुलेशन, जो उस समय के लॉर्ड रिपन के नाम से ये रेगुलेशन आया था। उन्होंने सर्वप्रथम स्थानीय सरकारों के विकास में के लिए 18 मई 1882 को स्थानीय बोर्ड का गठन किया जिसकी अध्यक्षता एक गैर सरकारी अध्यक्ष को सौंपी गई पहली बार। और इस रेगुलेशन के द्वारा एक उपखंड एवं एक जिला बोर्ड बनाया गया जिससे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कभी कभी पूछता है स्थानीय स्वशासन के मैग्ना कार्टा का क्या अभिप्राय आप समझते हैं, तो आप समझिए कि ये पहला ये रेगुलेशन जो था इसके द्वारा जो उपखंड और जिला बोर्ड बनाया गया, ये जो प्रक्रिया थी इसी को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत मोटे छोटी इकाइयों के रूप में पूछ सकता है, छोटे प्रश्नों के रूप में, तो ये महत्वपूर्ण रखिएगा। और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम पूरे देश में उपखंड एवं जिला बोर्ड बनाने का सुझाव अंग्रेज शासन को दिया था या उस समय आया था यह सुझाव इन्हीं के द्वारा। तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का
जनक कहा जाता है। तो आपको यहाँ दो प्रश्न स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में इकाई छोटी छोटी यूनिट्स के रूप में या ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में आ सकता है कि स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा से क्या अभिप्राय है, या स्थानीय स्वशासन के जनक किसे माना जाता है। तो आप ये दोनों चीज़ें रखेंगे कि लॉर्ड रिपन ही स्थानीय स्वशासन के जनक हैं। फिर 1907 में राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग या शाही आयोग की स्थापना की गई, जो शक्ति के विकेंद्रीकरण तथा पहले के सभी प्रयासों के अध्ययन तथा सुझावों के लिए CEH हाब हाउस की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया, जिसमें 5 अंग्रेज सदस्य तथा एक भारतीय सदस्य जो कि रमेश चंद्र बोस थे, उनको शामिल किया गया। यह आयोग महत्वपूर्ण इसलिए था कि ये अंग्रेज सरकार को सुझाव देने के लिए गठित किया गया था, जो शासन के स्वरूप या विकेंद्रीकरण की शुरुआत कैसे की जा सके इसका सुझाव देगा। और ये पहली बार था जब गैर सरकारी सदस्य को इसमें शामिल किया जाए। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो ये शाही आयोग गठित किया गया था, इसमें 5 अंग्रेज सदस्य और एक भारतीय सदस्य रमेश चंद्र दत्त को शामिल किया गया। इस आयोग ने 1909 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 में केंद्र स्तर पर द्वैध शासन स्थापित किया गया। द्वैध शासन का अभिप्राय यह है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया थी, या ये द्वैध शासन में कुछ ऐसे विषय शामिल किए गए थे जिन पे स्थानीय सरकारों पर या स्थानीय स्तर पर जो इकाइयां हैं उनसे सुझाव लिए जाते थे। दूसरे मोटे रूप में कहें तो इस प्रक्रिया में शामिल विषयों पर अंग्रेज सरकार भारतीय मंत्रियों, जो कि मंत्रिमंडल में कुछ सदस्य शामिल किए जाते लगे थे उस समय तक, भारतीय या स्थानीय स्तर के, उनकी सलाह से ये काम करती थी। तो द्वैध शासन प्रणाली में भारतीय मंत्रियों के सलाह से अंग्रेज शासन उस समय काम करती थी या सलाह लेती थी। काम करने का व्यवहार ये मैंडेटरी तो कह नहीं सकते, क्योंकि अंग्रेज शासन उस समय बाध्यकारी चीज़ों को नहीं अपनाती थी, या वो ये नहीं चाह सकती थी कि ये इकाई अपने स्वतंत्र रूप में इकाई के रूप में काम करे। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक शुरुआत थी जो ये प्रयत्न करने का प्रयास किया गया कि ये चीज़ें इस तरह से हों। तो द्वैध शासन ये है। फिर लियोनिस कार्टेज को द्वैध शासन का जन्मदाता कहा जाता है। लियोनिस कार्टेज वो द्वैध शासन का जन्मदाता कहा जाता है। तो ये भी आप एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद रखेंगे कि द्वैध शासन का जन्मदाता कौन है, तो लियोनिस कार्टेज। इसके बाद हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि इसके बाद क्या चीज़ें हुई। तो 19वीं शताब्दी के बाद जब 20वीं शताब्दी शुरू हुई, तो उसके प्रारंभ में 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया, जो कि राजनीति या ऐतिहासिक जिसमें आपको बहुत कई बार आपने नाम सुना होगा। तो ये मॉन्टेस्क्यू सुधार में ये प्रयास किया गया कि जितना अधिक हो सके वो स्थानीय निकायों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्त बनाया जाए, ताकि प्रशासनिक लोड जो है, या दूसरे में हम कहें तो प्रशासन पर जो प्रशासकीय दबाव पड़ रहा था उसको कम किया जा सके। तो इसके प्रयास करने का प्रयास किया गया। और उस समय उसके बाद ये चेम्सफोर्ड सुधार आने के बाद 1925 तक 1925 तक देश के लगभग 8 प्रांतों ने अपने यहाँ ग्राम पंचायत एक्ट पारित किया, और कुछ हद तक स्थानीय स्तर पे अधिकार दिए गए या स्वतंत्रता या स्वायत्तता देने का प्रयास किया गया। फिर इसके बाद भारत शासन सरकार अधिनियम 1935 आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 यह एक्ट स्थानीय स्तर पर स्वशासन को राज्य का विषय बना दिया, या इस एक्ट के द्वारा स्थानीय स्तर पर या स्थानीय स्वशासन को राज्य का विषय बना दिया गया। और हालांकि ब्रिटिश सरकार ये कभी नहीं चाहती थी कि वो अपने कार्यकारी शक्तियाँ वो हस्तांतरित करे, लेकिन उस समय आज़ादी की मांग होने लगी थी, या कई ऐसे राजनीतिक प्रयास होने लगे थे, या जागरूकता कुछ हद तक आई थी, जिसके तहत अंग्रेज सरकार
कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि बाध्य होने लगी थी कि उसको ये करना पड़ा, स्थानीय इकाइयों को स्वायत्तता देनी पड़ी। साथ में ही वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी उनको कुछ हद तक ये अधिकार दिए गए। तो स्थानीय स्वशासन को मोटे रूप में हम आज़ादी के बाद से पहले का जो कालखंड था, मतलब 1950, आज़ादी तो मिली 1947 में, लेकिन संविधान लागू हुआ 1950 में, तो हम कानूनी रूप से जो मान्यता है उसी को लेंगे, या जो कानूनी स्थिति है उसी को लेंगे। तो 1950 से पहले का जो स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में प्रक्रियाएं की गई वो ये थी। दूसरे भाग को हम लेंगे तो स्वतंत्रता के बाद क्या चीज़ें की गई है स्थानीय स्वशासन के लिए, उसका हम करेंगे। तो आप ये दूसरा पार्ट ले सकते हैं कि आज़ादी के बाद स्थानीय स्वशासन का विकास कैसे हुआ। तो भारत को आज़ादी मिलने के बाद अब तो ये स्थानीय स्वशासन को लागू करने की जिम्मेदारी भारत सरकार पे आ गई, और ये लगभग अनिवार्य एक तरीके से हो गया। लेकिन जब संविधान लागू हुआ उस समय भी भारत में संविधान में पंचायती राज को बाध्यकारी नहीं बनाया गया था। इसमें भारत जो हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 40, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत इसको नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया था। और जो संविधान निर्मात्री सभा थे उसके अधिकांश सदस्य स्थानीय स्वशासन के पक्ष में थे, और गांधी जी ने भी पंचायती राज की परिकल्पना को अनिवार्य माना था, या भारत के लिए उन्होंने कहा था कि ये सबसे सशक्त इकाई होनी चाहिए शासन के लिए। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बदलती गई थी कि अम्बेडकर ने भी उस समय पंचायती राज की पर या स्थानीय स्वशासन के स्तर पर का संविधान में उल्लेख किए जाने का अपनी नाराज़गी व्यक्त की थी। हम विरोध तो नहीं कर सकते, लेकिन नाराज़गी व्यक्त की थी। लेकिन इन सब के बाद भी भारत की संविधान के अनुच्छेद 40 में इसको नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल कर दिया जाता है। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल करने का मतलब है कि अब ये बाध्यकारी नहीं रहा, अब राज्यों को अपनी इच्छा अनुसार इसको लागू करने का जिम्मेदारी हो गई, या बाध्यकारी न रही। तो अब ये कानूनी रूप से ये नहीं रहा गया। तो हम कह सकते हैं कि फिर गांधी जी भी सामुदायिक विकास के संदर्भ में या ग्रामीण विकास के संदर्भ में अपनी बातें कई बार रख चुके थे, और हम कहेंगे कि पंचायती राज का सबल बनाने की मांग जो है सामुदायिक विकास के मंत्रालय के रूप में उस समय आई, जब उसके पहले मंत्री एशक डाक को बनाया गया। फिर ग्रामीण भारत की स्थापना, ग्रामीण भारत की समस्याएं जो थी उनसे निपटने के लिए पहला प्रयास 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत के रूप में किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष पंडित नेहरू को बनाया गया। और फिर 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा गठित किया गया, जो स्थानीय स्तर पे या ग्रामीण स्तर पे स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने का प्रयत्न करेगा। लेकिन इन सारे प्रयत्नों के बावजूद भी वो स्थानीय स्वशासन का वो स्वरूप धरातल पे नहीं आ सका जो गांधी का विचार या स्थानीय स्तर पे लोगों को सशक्त बना सके। तो विकेंद्रीकरण के रूप में जो ये स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायतों या स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने की बात कही गई थी, वो एक तरह से अब फेल होती नज़र आई। तो अब चूँकि भारत आज़ाद हो चुका था, तो अब ये आवश्यक था कि कुछ ठोस प्रयास किए जाएं। इसलिए समय समय पर अनेक सरकारों ने अनेक समितियां गठित की, और उन समितियों ने अपने अपने समय समय पर सुझाव भी दिए, जिनको धीरे धीरे लागू करके या कुछ अमेंडमेंट को लागू करके और फिर उनमें सुधार करके हम आगे बढ़ते गए। तो इन समितियों के संदर्भ में हम सबसे पहले समिति थी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति जो गठित की गई, वो स्थानीय स्तर पे पंचायती राज का स्वरूप क्या हो उसको सुझाव देने थे। तो उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए
ये कहा कि अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की, जिसमें 3 प्रमुख सुझाव उन्होंने दिए, जिसमें ये कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किया जाए, या स्थानीय स्वशासन का जो स्वरूप होगा वो 3 स्तरों पे होगा, ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर तथा जिला स्तर पर। और ये तीनों इकाइयाँ मिलके ही ग्रामीण विकास का काम करेंगी या स्थानीय स्तर पे शासन की गतिविधियों का संचालन करेंगी। तो ये सबसे पहली प्रमुख मांग थी बलवंत राय मेहता समिति की। फिर उसके बाद उसके राजनीतिक मजबूरियों के चलते उनकी सिफारिशों को कुछ रूप में तो स्वीकार किया गया, लेकिन फिर सरकारें और अस्थिरता का माहौल चलता रहा और बदलती रहीं। फिर उसके बाद 1977 में अशोक मेहता समिति गठित की गई, जिसने अपनी सिफारिशों में जो पंचायती राज का स्वरूप था उसके 2 स्तरों पर डिवाइड कर दिया। जो बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिशें थी त्रिस्तरीय को, उन्होंने इसमें संशोधन करते हुए इसको 2 स्तरों पर डिवाइड कर दिया। पहला ग्राम स्तर पे और जिला मंडल स्तर पे, या हम सब कहते हैं ग्राम मंडल स्तर पे और जिला मंडल स्तर पे, तो 2 स्तरों पे डिवाइड कर दिया। और बाकी स्वरूप में उसी तरीके उनको भी ये प्रयास था कि क्योंकि छोटी छोटी बहुत सारी इकाइयाँ रहेंगी तो वो प्रशासन की दृष्टि से ज़्यादा सफल नहीं होंगे, तो उन्होंने उसको 2 स्तरों पर डिवाइड करके स्थानीय स्वशासन के विकास के संदर्भ में काम करने के लिए सुझाव दिया। फिर इसके बाद GPK राव समिति 1985 में गठित की गई, जिसने स्थानीय स्वशासन के स्वरूप को स्वीकार करते हुए विकेंद्रीकरण को, अधिक से अधिक विकेंद्रीकरण को लागू करने के लिए कहा, लेकिन ये हो नहीं सका। फिर इसके बाद MLSME समिति 1986 में फिर से गठित की गई, जिसने अपने सिफारिशों में ये कहा कि पंचायती या स्थानीय स्वशासन का जो स्वरूप है संविधान में बाध्यकारी नहीं है। तो सबसे पहले तो ये कहा जाए कि पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान की जाए, ये सबसे अहम था। बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिशें थी उन्हीं के संदर्भ में बलवंत राय मेहता की सिफारिशों को उन्होंने उसमें शामिल करते हुए ये कहा कि सबसे पहला काम तो ये किया जाना चाहिए कि इस अधिनियम को या इस मांग को या पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। दूसरा, न्याय पंचायतों की स्थापना की जानी चाहिए, उनको न्याय शक्तियाँ या कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि उनको न्यायिक अधिकार हो, अपने स्तर पे उन चीज़ों को कर सके। और तीसरा था कि त्रिस्तरीय, जो बलवंत राय मेहता के 3 स्तर थे, ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर की, उसको भी उन्होंने उसमें शामिल किया। फिर इसके बाद इन सिफारिशों को अब सरकार पे दबाव आने वाला कि एक रोज नई कमेटियाँ बन रही है और सुझाव दे रहे हैं, लेकिन उनको लागू नहीं किया जा रहा है, मांग की जाने लगी। और सरकारों ने भी महसूस किया कि कुछ इस कदम में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। तो 1992 में 73वां संविधान संशोधन सदन में पेश हुआ, जो कि 1993 में लागू किया गया। तो हम कह सकते हैं कि पंचायती राज के संदर्भ में 73वां संविधान संशोधन सबसे अहम कड़ी है, जिसके द्वारा पंचायती राज को या हम कहें स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता दी गई। और वर्तमान स्वरूप जो हमें त्रिस्तरीय नज़र आता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इस रूप में ये आया। तो 73वां संविधान संशोधन इस दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। और ये संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ या पारित हुआ, इसलिए इस दिन हम इसको 24 अप्रैल को लागू हुआ और 25 अप्रैल से ये अमेंडमेंट कर दिया गया, तो हम उस दिन को हम पंचायत दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 73वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा किया क्या गया कि भारतीय संविधान में एक नया अध्याय या भाग 9 जोड़ा गया। भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 जोड़ा गया, जिसमें अनुसूची 11 में 16 अनुच्छेद शामिल किए गए। वो अनुच्छेद थे 243 से 243O तक, कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए, जिनके द्वारा पंचायती राज के विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख किया गया
और जो हमें आज नज़र आता है पंचायती राज का त्रिस्तरीय मॉडल, वो इसी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा उस समय लागू किया गया, लिया गया। इसी कड़ी में स्थानीय स्वशासन के स्तर पर नगरीय स्तर पर, चूँकि ये ग्रामीण स्तर पे था और इसको नगरीय स्तर पे जो कि नगर पालिकाएँ या नगर निगम की स्थापना की गई, वो फिर बाद में 74वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, उनके द्वारा नगर पालिका और नगर परिषद की, नगर निगम की स्थापना की गई। तो मोटे रूप में स्थानीय स्वशासन ग्रामीण स्तर पे और नगरीय स्तर पे जो हमें आज नज़र आता है, वो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन जो कि 1993 में हुआ था, और भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, उसके द्वारा ये लागू किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि पंचायती राज इन प्रक्रियाओं के द्वारा आज हमें जो वर्तमान स्वरूप नज़र आता है पंचायती राज का, वो है। तो काफ़ी लंबे उतार चढ़ाव और काफ़ी लंबी प्रक्रिया रही है जिसके द्वारा स्थानीय स्वशासन के द्वारा हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और ग्रामीण स्तर पे ग्राम पंचायतें जो गठित की जाती हैं, उसका मुखिया होता है जिसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। फिर पंचायत समिति पे जो उसका सर्वे सर्वा होता है, उसको प्रमुख बोलते हैं, वो अप्रत्यक्ष प्रक्रिया द्वारा चुना जाता है। और जिला परिषद का अध्यक्ष चुना जाता है, जो भी कि उसके सदस्य चुने जाते हैं और सदस्य मिलकर फिर अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो ये भी एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया है। तो हम मोटे रूप में कह सकते हैं कि भारत में स्थानीय स्तर पे पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में एक लंबा प्रयास चलता रहा है, और अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से ये चीज़ें थी। आप इसको देखेंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।